वेलकम टू बीपीएससी यूपीएससी स्टडी चैनल। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं मुख्य परीक्षा में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो निबंध है। निबंध का जो टोटल मार्क्स है वो 300 अंकों का है। जो निबंध है वो टोटल मार्क्स कितना है? कुल अंक 300 का है। 300 जो अंक है बहुत ही मूल्यवान अंक है और इसमें थोड़ा सा यदि प्रयास किया जाए तो आराम से 70% यानी 210 अंक तक मंगाया जा सकता है। और इतना आने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन निश्चित है, अच्छा पोस्ट भी आपको मिल सकता है। लेकिन निबंध को लेकर विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां मौजूद है। लोग अपने अपने स्तर से अपनी अपनी व्याख्या करते हैं, लेकिन निबंध का वही सही मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है जो यूपीएससी मेंस क्वालिफाई हो, मेंस का एग्जाम दिया हो, यूपीपीसीएस का मेंस का एग्जाम दिया हो। क्योंकि बीपीएससी के पूर्व यूपीएससी में निबंध पूछा जाता था, पूछा जा रहा है, 200 अंकों का होता है। यूपीपीसीएस में भी निबंध पूछा जाता है। तो वो जो एग्जाम दिए हैं, क्वालिफाई किए हैं, वो सटीक तरीका से बता पाएंगे कि निबंध कैसे लिखा जाए। अतः निबंध की अच्छी तरह से तैयारी करने के लिए जो व्यक्ति अध्ययनरत हो, करंट के साथ जुड़ा हो, जीएस के साथ जुड़ा हो, अप टू डेट हो, वह अच्छी तरह से निबंध के बारे में बता सकता है कि निबंध कैसे लिखा जाए, क्या क्या उसमें पॉइंट होना चाहिए। पारंपरिक रूप से तो कोई व्यक्ति निबंध लिखवा सकता है या निबंध की जो ढांचा है वो बता सकता है, क्योंकि निबंध की कोई सीमा नहीं है। निबंध की कोई एक आंसर नहीं हो सकती है, कोई एक उत्तर नहीं हो सकता है। इसलिए कोई व्यक्ति अपने अपने स्तर से कुछ भी बता सकता है, लेकिन सटीक व्यक्ति वही बता सकता है जो इस मार्ग से गुजरा हो और अध्ययन किया हो। केवल मार्ग से गुजरने से नहीं हो जाएगा, गुजरने के अलावा अच्छी तरह से अध्ययन किया हो। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि निबंध से घबराने की जरूरत नहीं है। निबंध बिल्कुल आसान है, बशर्ते कि आप समझ लीजिए कि कैसे लिखना है। किसी भी बिंदु पर आप लिख सकते हैं यदि लिखने की कला आपको आ जाए। तो इसमें निबंध जो है नी जोड़ बंध से बना है, यानी कि अच्छी तरह से बंधा हुआ होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि अपने विचारों को तर्कों के साथ, उदाहरणों के साथ सुव्यवस्थित ढंग से बंधा हो, वही निबंध है। निबंध में क्या किया जाता है, इसमें विषय वस्तु पर पकड़ होनी चाहिए। विषय वस्तु जो पूछा गया है उसको उस पर पकड़ होनी चाहिए, मतलब समझ, अच्छी तरह से समझ, अच्छी समझ। पहला तो ये शर्त है। जो दूसरा है जो होनी चाहिए वो प्रांजल भाषा होनी चाहिए। प्रांजल, स्पष्ट,
और विषयानुकूल। विषयानुकूल, रोचकता होनी चाहिए, प्रासंगिकता होनी चाहिए, ये जो चार मुख्य तत्व हैं वो हर हाल में होना चाहिए। आपको विषय वस्तु जो भी पूछा जाए उस पर अच्छी समझ होनी चाहिए, उस पर पकड़ होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी आप लिखें उसमें रोचकता हो, आकर्षक हो, पठनीय हो, वो उसकी प्रासंगिकता हो, और भाषा का जो प्रयोग करे वो विषयानुकूल भाषा हो। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं, चार मुख्य विशेषताएं हैं, वो प्रत्येक निबंध में होनी चाहिए। अब निबंध को लिखने के लिए इसे मान लीजिए एक त्रिभुज बनाते हैं, विषय हो गया ये भाव हो गया, विषयानुकूलता हो गई, तो भाषा में प्रभावी भाषा। विषय तो हो गया, विषय समझ होनी चाहिए, प्रभावी भाषा होनी चाहिए, विषयानुकूलता होनी चाहिए, आइए रोचकता, रोचकता प्लस प्रासंगिकता। ये टोटल मिलकर निबंध बनता है। ठीक, तो कहने का अर्थ है कि निबंध गद्य साहित्य की वैसी विधा है जिसके अंतर्गत अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को तर्क और विश्लेषण के साथ सुव्यवस्थित ढंग से विषयानुकूल भाषा के तहत प्रस्तुत किया जाए। तो ये सारी जो विशेषता होगी आपको अच्छा अंक दिलाने में मदद करेगी। तो एक उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे। केवल मैं रेफरेंस बताऊंगा क्योंकि टाइम बहुत लगता है, 1 घंटा से ऊपर टाइम लग जाएगा, बताएंगे तो आप लोग वीडियो को देख नहीं पाएंगे। तो एक उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि साहित्य केवल ज्ञान का ही स्रोत नहीं है, बल्कि यह नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है। यह पूछा गया है बीपीएससी में। साहित्य केवल ज्ञान का ही स्रोत नहीं है, बल्कि यह नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है। तो इसमें कुछ नहीं सोचना, इसमें कीवर्ड आप लोग निकालिए। कीवर्ड क्या है? साहित्य।
उसके बाद क्या है? ज्ञान, ज्ञान का स्रोत। अगला देखते हैं नैतिक, ये सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है। ठीक, तो कहने का अर्थ है, कह रहा है कि साहित्य तो ज्ञान का स्रोत है ही, इसके अलावे क्या है? इसके अलावे नैतिक क्रिया का भी एक रूप है। दूसरा का सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है। यानी साहित्य में ज्ञान भी है, नैतिक क्रिया भी है और सामाजिक क्रिया भी। इसी को आप लोगों को दिखला देना है। इसमें करना क्या है? भूमिका लिखिए पहले, भूमिका में साहित्य को परिभाषित कर दीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं खपाना है। साहित्य किसे कहते हैं, साहित्य को परिभाषित कर दीजिए और उसमें दिखला दीजिए यही कि आप क्या लिखना चाहते हैं। यानी साहित्य में ज्ञान का स्रोत तो है ही, साथ में इसमें नैतिकता भी है और सामाजिक क्रिया भी है। इसके अलावे भी साहित्य में कुछ है। इस प्रकार कर कर भूमिका लिख लीजिए। भूमिका वैसी होनी चाहिए कि पढ़ने में आकर्षक हो, रोचक हो और आप क्या लिखने जा रहे हैं उसका भी आभास उसमें हो जाना चाहिए। क्योंकि कॉपी जो जांच रहा है, यदि उसके पास पर्याप्त टाइम नहीं है, समय नहीं है, हो सकता है कि आपकी जो कॉपी जांच रहे हैं अंतिम समय में आपकी कॉपी मिली है, उनको 10-15 मिनट में जांचना हो, समय समाप्त होता हो, या बेचैनी कॉपी की संख्या अधिक हो, कुछ भी परिस्थिति हो सकती है। तो यदि भूमिका में आप वैसा स्पष्ट कर दीजिएगा कि भभी आप क्या लिखने जा रहे हैं, तो केवल भूमिका समझ कर आए और जो बॉडी है उसको देखकर हल्का हल्का और निष्कर्ष देखकर आपका नंबर अच्छी तरह से नंबर दे देंगे आपको। जैसे तो भूमिका वैसा लिखिए जो आकर्षक, रोचक हो और जिसमें विषय जो सब्जेक्ट पूछा गया है, टॉपिक पूछा गया है, वो स्पष्ट रूप से अंकित हो। वो सीधा सरल शब्दों में यहाँ पर अंकित होना चाहिए, सीधा सीधा शब्दों में अंकित होना चाहिए कि लगे कि आप समझ गए हैं, विषय वस्तु को आप समझ गए हैं और उसको भी समझा दिए हैं और आगे क्या लिखने जा रहे हैं वो भी इसमें आभास करा दीजिए। तो भूमिका हो गया। उसके बाद आप बॉडी में जो लिखिएगा, मुख्य भाग जिसको कहते हैं, मुख्य भाग, तो इसमें आपको क्या करना है कि पहले दिखलाइए कि साहित्य ज्ञान का स्रोत कैसे है। साहित्य जो है ज्ञान का स्रोत कैसे है, ये दिखला दीजिएगा। साहित्य में कौन कौन सा ज्ञान मिलता है, यानी सब पूरा ज्ञान मिलता है, प्रत्यक्ष ज्ञान हो या जो अप्रत्यक्ष ज्ञान हो, सामाजिक ज्ञान हो, लौकिक ज्ञान हो, जो भी ज्ञान हो आप दिखला दीजिएगा साहित्य में मिलता है। 2 पैराग्राफ में दिखला दीजिएगा। उसके बाद नैतिक, अगला पैराग्राफ में कीजिए नैतिकता। साहित्य में नैतिकता भी पाई जाती है। यानी कि नैतिकता का तत्व है सत्य, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता, परोपकार का गुण, सहिष्णुता, यानी वैसा गुण जिसको करने से, वैसा कार्य जिसको करने से समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों को लाभ हो, तो नैतिकता में आ जाता है। यानी जन कल्याणकारी कार्य, जिससे कि अंतिम लोग, गरीब से गरीब लोग हैं, जो निर्धनतम लोग हैं, उनको भी उससे लाभ हो, तो वो नैतिकता भी साहित्य में प्रदर्शित करता है। उसके बाद लिखिए सामाजिक क्रिया को, लिखिए साहित्य सामाजिक क्रिया, सामाजिक क्रिया को भी दर्शाता है। कैसे? तो सामाजिक क्रिया जो समाज में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वो जाति व्यवस्था हो,
संप्रदायवाद हो, या नारी की जो स्थिति है, या जो द्वेष भावना लोगों में, घमंड द्वेष भावना जो उत्पन्न होती है, यानी समाज में जो जो घटनाएं घटती हैं वो सब साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त होती हैं, उसको दिखला देना है। और उसके बाद आपको ये दिखलाना है कम से कम 2 पैराग्राफ में, कम से कम 150 शब्दों में दिखलाइए उसको, 150 शब्दों में, कि नहीं, साहित्य तो ज्ञान का स्रोत है ही, साथ में नैतिकता और सामाजिक क्रिया का भी रूप है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ साहित्य है, इसके अलावा भी साहित्य में कुछ पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है इसके अलावा? इसके अलावा राजनीति, आर्थिक, धार्मिक, कला, प्रकृति, इन सबों की भी अभिव्यक्ति साहित्य में होती है। इसमें से 1-2 को उदाहरण लेकर दिखला दीजिए। आप प्रेमचंद से उदाहरण ले सकते हैं, कालिदास से ले सकते हैं, आपको भारवी से प्रकृति के वर्णन जो किए हैं उससे उदाहरण ले सकते हैं, या जयशंकर प्रसाद जो कमायनी में प्रकृति का वर्णन किए हैं उसका एक उदाहरण दे सकते हैं। कविता याद नहीं है तो शब्दों में ही लिख दीजिए, कविता याद है 1-2 तो कविता आप दे सकते हैं। तो ये लिखने के बाद आप निष्कर्ष लिखिएगा। निष्कर्ष में आप यही लिखना है कि जो साहित्य ज्ञान का स्रोत के साथ साथ नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी रूप है, इसके अलावे भी साहित्य में कुछ अन्य तत्व पाए जाते हैं, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, कला, प्रकृति आदि भी। यानी साहित्य वैसी विधा है जिससे समाज का कोई भी तत्व अछूता नहीं है, कोई भी तत्व इससे बिना स्पर्श के नहीं रहा है, यानी सब कुछ साहित्य में ही है। तभी तो साहित्य को समाज का दर्पण कहते हैं, साहित्य को समाज का दीपक कहते हैं। तो साहित्य में केवल नायक और नायिका के जो मिलन होता है, यानी संयोग और वियोग की ही कहानी नहीं वर्णित की जाती है, बल्कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं की पर जो क्रिया प्रतिक्रिया होती हैं उन सभी को साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। यानी कि वैसा कोई तथ्य नहीं है जो साहित्य से अछूता हो। तो यानी कि निष्कर्ष में साहित्य के महत्व को दिखलाते हुए और इन सभी बिंदुओं को समेटते हुए पॉजिटिव वे में निष्कर्ष लिख देना है कि कोई भी साहित्य हो उसका मकसद होता है मानवीय मूल्यों का संरक्षण करना, यानी कि समाज के जो भी हाशिए पर लोग हैं उनको मदद करना, उनके जन कल्याणकारी हित में कार्य करना। साहित्य वैसी विधा है जो मानव में उत्प्रेरणा कर देती हैं, मानव को प्रेरित कर देती हैं, मानव को मानव बना देती हैं, और मानव को मानव बनाने के बाद सचमुच में समाज देश का उत्थान होना स्वाभाविक बात है। जब मानव मानव बन जाएगा तो समाज का उत्थान होना ही है। इस पर इसके महत्व को दिखला दीजिएगा। तो 800 शब्दों में आपको 800 शब्दों में आज लिखना है, तो इसमें आप भूमिका 80 वर्ड में लिख दीजिएगा। 50 शब्द में चल सकता है भूमिका, कम से कम 80 में लिखिएगा।
जो मुख्य भाग है और निष्कर्ष है। निष्कर्ष भी आपको 80 शब्द में लिखिएगा, कम भी हो सकता है, 50 शब्द हो सकता है, 50 से 80 के बीच में बता रहे हैं। उसके बाद मान लीजिए 80 160 हो गया, 600 मानिए 650, तो इसमें आपको 500 में इसके पक्ष में लिखना है और शेष बचा लगभग 100 वर्ड विपक्ष में लिखना है। यानी विपक्ष कहने का अर्थ कि साहित्य नैतिकता, ज्ञान, नैतिकता और सामाजिक क्रिया के अलावा भी कुछ है जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, कला, प्रकृति का भी वर्णन होता है। यानी साहित्य सब कुछ है। साहित्य के बिना मानव पूछ रहित जो पशु होता है उसके समान है। ठीक है, तो वैसे यदि आप लिखिएगा तो निश्चित है कि आपको 70% नंबर आएगा। फिर मैं अगला कोई टॉपिक लेकर आऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा उसमें क्या करना। मैं केवल एक खाका बता दे रहा हूँ, क्योंकि पूरा इस पर निबंध लिखाऊंगा जब बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग देख नहीं पाइएगा। एक खाका मैं बता रहा हूँ कि क्या करना है। और वर्तनी की शुद्धता हमेशा ध्यान में रखना है कि वर्तनी शुद्ध हो, जो शब्द संरचना है वो सुगठित हो, आपके निबंध में तर्क हो, विश्लेषण हो, तब आगे पढ़िए। तर्क के साथ अपना विचार प्रस्तुत कीजिए और उसकी पुष्टि के लिए छोटा सा उदाहरण दे दीजिए, या कोई कविता याद हो कविता दे सकते हैं, कोई दोहा, कोई शायरी याद हो तब दे सकते हैं, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई छोटा सा उदाहरण ही वर्णनात्मक तरीका से प्रस्तुत कर दीजिए। लेकिन तर्क और विश्लेषण होनी चाहिए और व्यापक परिप्रेक्ष्य में सोचने की आवश्यकता है, केवल एक ही परिप्रेक्ष्य में नहीं सोचने की आवश्यकता। अगर एक ही परिप्रेक्ष्य में सोचा जाता तो केवल इतना ही कहा जाता कि साहित्य ज्ञान का ही स्रोत है, नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी स्रोत है। बस 1 2 3 पॉइंट है। अगर व्यापक परिप्रेक्ष्य में सोचिएगा तो आपको कुछ अलग हटकर विपक्ष के में कुछ लिखना पड़ेगा। नहीं, इसके अलावा भी साहित्य है जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, कला, प्रकृति आदि का विस्तृत रूप से वर्णन मिलता है। ये आप दिखला, यही 2 पैराग्राफ में दिखला दीजिएगा, 100 वर्ड में दिखला दीजिएगा तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। क्योंकि सब लोग लिखेगा कि साहित्य ज्ञान का स्रोत है, साहित्य में नैतिकता पाई जाती है, साहित्य में सामाजिक क्रिया पाई जाती है, सब लोग लिखेगा। लेकिन इस पॉइंट को बहुत कम लोग स्पर्श करेगा। इसके अलावा भी साहित्य में कुछ होता है। यानी कि साहित्य वैसी विधा है जिससे समाज का कोई भी अंग नहीं बच पाया है। जब हम सामाजिक प्राणी हैं तो जब समाज का दर्पण हो ही गया तो स्वाभाविक नैतिकता होगी, सामाजिक क्रिया प्रतिक्रिया होगी, या वो होगी तो समाज से राजनीति जुड़ा हुआ है, धर्म जुड़ा हुआ है, आर्थिक व्यवस्था जुड़ी हुई है, आपको प्रकृति जुड़ी हुई है। तो इन लोगों का इन सब का वर्णन कैसे नहीं होगा। तो आपको थोड़ा इधर फोकस कर देना है, आपका नंबर 70% आराम से आ जाएगा। बशर्ते कि तर्क हो, विश्लेषण हो, वर्तनी की शुद्धता हो, पैराग्राफ परस्पर बंधे हुए हो, सुगठित हो, तो आपको 70% नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर मैं अगले टॉपिक में मिलूंगा। थैंक यू।